देखिए, अगर आप 3ds मैक्स में एनिमेशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है। आप ध्यान से देखें। देखिए, एनिमेशन होता क्या है, पहले इस चीज पे बात करते हैं। तो जनरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार करते हो तो ये कुछ इस तरीके से स्टैटिक लगता है। और अगर इसको मैं रेंडर करूं तो मेरे को एक स्टिल इमेज मिलेगा, यानी एक सिंगल फोटोग्राफ मिलेगा, जिसमें किसी भी टाइप का मोशन नहीं रहने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई मोशन रहे, तो वहां पे आपको एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी। ये मोशन कैसा भी हो सकता है मुझे ये दिखाना हो कि इस टी पॉट को ब्लास्ट करना है, या टूटते हुए दिखाना है, या ये भी हो सकता है कि मुझे इस टी पॉट को इस तरीके से घूमते हुए दिखाना है, या ये हो सकता है कि टी पॉट अपनी जगह पे इस तरीके से बाउंस हो रहा है। तो एनिमेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से आप एनिमेशन को देख सकते हैं। पर यहाँ पे बात ये आती है कि आप एनिमेशन देंगे कैसे, क्या तरीका होता है 3ds मैक्स पे किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने का। तो इसको ही हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं। फिर 3ds मैक्स पे यहाँ पे एक ऑटो की का बटन होता है। इसका यूज करने से होगा क्या कि आप जो भी चेंजेस करते जाएंगे ऑटो की वजह से, उसके लिए की फ्रेम लेते जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको की फ्रेम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, या ये भी हो सकती है कि आपको एनिमेट करना है पर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट पे मोशन आना है या कैसा मोशन ऑब्जेक्ट पे देना है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको एनिमेशन के कंसेप्ट को समझना होगा। फिलहाल अभी हम टूल को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ऑटो की बटन ऑन कर देते हैं और टी पॉट पे कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक की ले चुका है, और मूव करने के बाद आप देखेंगे एक दूसरा की ले चुका है। तो हमें आउटपुट में क्या मिला? एक एनिमेशन जिसमें हमारा टी पॉट इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 20 की फ्रेम यूज किए, 20 फ्रेम यूज किए। तो एनिमेशन की स्पीड ऐसी है। अगर मैं इस की फ्रेम को मूव करके 85 पे रख दूं, तो आप देखेंगे कि जो एनिमेशन का स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अब इसको ज़्यादा फ्रेम मिल चुका है मूव करने के लिए। तो जितने ज़्यादा आप फ्रेम का यूज़ करेंगे, एनिमेशन का ड्यूरेशन उतना ज़्यादा होगा। जितना कम फ्रेम यूज़ करेंगे, एनिमेशन का ड्यूरेशन उतना कम होगा। पर अब यहाँ पे जो सवाल आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि अगर मुझे 1 सेकंड का एनिमेशन बनाना है, तो मुझे कितना फ्रेम यूज करना होगा, यानी कि कितने नंबर्स के फ्रेम यहाँ पे यूज करने होंगे 1 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपको मिलता है इस छोटे से बटन के अंदर, जो है टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं टाइम कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन ओपन हो चुका है, जहां पे आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। फ्रेम रेट कहने का मतलब है 1 सेकंड के एनिमेशन में आप कितना फ्रेम यूज करने वाले हो। तो अगर आप एनटीएससी लेके चलते हैं तो आपको यहाँ पे 30 लिखा हुआ दिख रहा है। फिल्म लेके चलते हैं, पाल लेके चलते हैं, या कस्टम लेके चलते हैं। तो देखिए, एनटीएससी, फिल्म, पाल और कस्टम, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। कस्टम पे जाकर के ये जो 30 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हो सकता है मैंने 12 फ्रेम ले लिया, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए मुझे टोटल 12 फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एनटीएससी लेकर के चलते हैं, जो कि एनिमेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है, तो इसमें आपको 30 फ्रेम पर सेकंड मिलता है, या फिर 29.97 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर आप फिल्म में जाते हो तो फिल्म में आपको 24 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप पाल ले लेते हो तो आपको 25 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है। और कस्टम को तो हमने ऑलरेडी देख करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 1 सेकंड की एनिमेशन के लिए कितने फ्रेम की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने जाना कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म पैरामीटर को एनिमेट किया, यानी स्टार्टिंग पे एक की दिया एक्स एक्सिस पे, और 85 पे आके अगेन एक की दे दिया एक्स एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ पे आके जेड एक्सिस पे की फ्रेम दे दूं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट ले रहा है, यानी आगे बढ़ते हुए
ये Z एक्सिस पे भी मूव हो रहा है, साथ ही X एक्सिस पे भी मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी पैरामीटर को एनिमेट कर सकते हैं 3ds Max में। और अगर आपको एनिमेशन को एडिट करना है तो एडिटिंग के लिए एक तो हो गया टाइमलाइन पे डायरेक्ट की फ्रेम को आप आगे पीछे जहां चाहें वहां रख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है 3ds Max में ये ग्राफ एडिटर, जिसका यूज करके हम अपने एनिमेशन को एडिट करते हैं, स्पेशली उसके स्पीड को। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन 3ds Max पे एनिमेशन का, जिसमें हमने ये जाना कि अगर आप ऑटो की यूज़ करते हैं तो आपका जो की फ्रेम है वो खुद ब खुद तैयार हो जाता है। हाँ, अब इसमें एक बटन और बचा हुआ है, वो है आपका सेट की का। तो सेट की मैंने ऑन किया हुआ है, और जब भी आप सेट की लेंगे आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और इस पे इस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आकर के मैंने इसको एक की फ्रेम दे दिया, और यहाँ पे आकर के मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, और अगेन एक की दे देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। बाकी वापस 60 पे आते हैं चलो अभी, और नीचे कर देते हैं इसको, और फिर से सेट की दे देते हैं। तो देखिए ऑटो की में अपने आप एक की फ्रेम लेता जा रहा था, और सेट की में आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको की फ्रेम देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है, और इतने पे ही अभी आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप एनिमेशन के इस बेसिक नॉलेज को ले सकें, और आगे आकर के यानी कि आगे अगले आने वाले वीडियो में आप और ज़्यादा एडवांस एनिमेशन सीख सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी बारी है, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है यहाँ तक तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।